ग्वालियर चंबल के चुनावी मिशन में आज से कमलनाथ की एंट्री हुई है। एयरपोर्ट से रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक कमलनाथ का रोड शो निकला, जिसमें शहर भर में करीब 25,000 से ज़्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए जुटे थे। ग्वालियर चंबल के चुनावी रण में आज कमलनाथ की एंट्री हुई। ठीक 12 बजे कमलनाथ ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वो रोड शो के जरिए रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर रवाना हुए। इस दौरान ग्वालियर एयरपोर्ट से लेकर रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक 8 किलोमीटर करीब लंबे इस रोड शो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का जोरदार स्वागत किया। बीच बीच में कई महिलाएं भी यहां पर कमलनाथ का स्वागत करने के लिए पहुंची थी। हालांकि इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पड़ाव चौराहे पर उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते मामला टल गया। लेकिन उत्तेजित कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हुए तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर यहां से भीड़ को खदेड़ा। ठीक 4:45 बजे कमलनाथ रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को माल्यार्पण किया और उसके बाद एक छोटी सी सभा के लिए रवाना हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कमलनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर माल्यार्पण किया, उसी दौरान बारिश भी हो गई। 14 दिन से ग्वालियर में पानी नहीं पड़ा था। ऐसे में कमलनाथ की एंट्री और फिर बारिश से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे आज खिले हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ की शानदार एंट्री के बाद अब ये माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला होगा। प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सागर के सुर्खी में बीजेपी के नेता पारूल साहू ने दल बदल कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में पारूल साहू ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पारूल साहू ने कहा है कि सुर्खी में वो जनता की आवाज बनने का काम करेंगी और डर और अहंकार के खिलाफ उनकी लड़ाई होगी। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि पारूल साहू की घर वापसी हुई है। पारूल साहू के पिताजी पुराने कांग्रेसी नेता थे और अब पारूल साहू की कांग्रेस में वापसी से पार्टी मजबूत होगी। माना जा रहा है कि पारूल साहू 2020 के उपचुनाव में गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। 2013 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं बीजेपी के टिकट पर पारूल साहू ने गोविंद सिंह राजपूत को करारी शिकस्त दी थी। लेकिन एक बार फिर 2020 के उपचुनाव में दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे, लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से बदली होगी। गोविंद सिंह राजपूत इस बार बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार होंगे, तो पारूल साहू कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 22 लाख से अधिक किसानों के खाते में 4,886 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यहाँ ये पैसा वो है जो 2019 के फसल खराब होने के बाद जो किसानों ने बीमा कराया था, उस बीमा की राशि को आज शिवराज सिंह चौहान ने ट्रांसफर किया है। उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक क्लिक पर मध्य प्रदेश के 22 लाख से अधिक किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 4,886 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया और कहा कि किसानों से वादा करते हुए ये बात उन्होंने कही कि कोई भी कृषि मंडी प्रदेश की बंद नहीं होगी, सभी मंडियों को लगातार खुली रहेगी और वे काम करती रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सभी किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए जाने की बात भी यहाँ पर कही। इसके अलावा साथ में जो है मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो दूध उत्पादक हैं किसान हैं, उनके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। किसानों के कार्यक्रम के बाद उज्जैन के माधवनगर अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर उन्होंने माधवनगर अस्पताल में ही नए कोविड सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके बाद अपने तय कार्यक्रम को छोड़कर उज्जैन से कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीधे वे इंदौर के लिए रवाना हो गए। राजधानी भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दूसरा दिन है। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीएचपी के पदाधिकारियों से अलग अलग चर्चा की। बैठक में दूसरे दिन मोहन भागवत पदाधिकारियों के साथ कोरोना काल के बाद बीएचपी की भूमिका और उनके कार्यों पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक के दौरान कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। इसमें आने वाले उपचुनाव भी शामिल है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के से संगठन मंत्री के पद पर संघ के प्रचारक हितानंद को नियुक्त किया गया है। इसे बीजेपी संगठन में संघ के बढ़ते दखल के दौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एमपी में लगातार प्रवास भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मोहन भागवत का 2 महीने में राजधानी भोपाल में ये तीसरा दौरा है। इस दौरे को अब उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय में लापरवाही का आलम बदस्तूर जारी है। स्ट्रेचर पर पड़े सब सड़ने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब मासूम के शव के साथ अस्पताल प्रबंधन की अमानवीयता देखने को मिली। 5 दिन पहले मृत शिशु के शव को बक्से में बंद कर फ्रीजर में रखकर जिम्मेदार भूल गए। न ही अंतिम संस्कार हुआ, न ही पोस्टमार्टम और न ही पुलिस को जिम्मेदारों ने सूचना दी। दरअसल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय में गुरुवार को मानवता को शर्मसार करने वाली एक और तस्वीर सामने आई। अंतिम संस्कार के इंतजार में कंकाल बन चुके शव मामले में अभी जांच भी पूरी नहीं हुई कि और ऐसी ही घटना सामने आई। गुरुवार को 3 महीने के अज्ञात शिशु का शव मर्चुरी रूम में बक्से में बंद मिला। 5 दिन पहले बच्चे की मौत हो चुकी है, तब से ही शव इसी हालत में पड़ा हुआ था। हद तो यह है कि पुलिस को जिम्मेदारों द्वारा उसकी मौत की सूचना तक नहीं दी गई। बच्चा घायल अवस्था में अस्पताल में लाया गया था। उसकी यहाँ इलाज के दौरान 12 सितंबर को मौत हो गई। शव अज्ञात होने से जिम्मेदारों ने उसे एक बॉक्स में बंद किया और मर्चुरी के 14 नंबर फ्रीजर में रखकर भूल गए। जिम्मेदारों ने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि बच्चे की मौत की सूचना पुलिस को दें और उसका पोस्टमार्टम करवा कर अंतिम संस्कार करवा दें। बहरहाल यह कोई पहला मामला नहीं था जब अस्पताल में कोई लापरवाही देखने को मिली हो। एमवाय अस्पताल और बदइंतजामी का गहरा पुराना नाता है। कई बार मरीजों को और उनके परिजनों को बदइंतजामी का शिकार होना पड़ता है। यह एक ही सप्ताह में दूसरा मामला है जब सबको भी यहाँ बदइंतजामी का शिकार होना पड़ा। अब देखना होगा कि जांच के पोस्टमार्टम में कोई दोषी भी पाया जाता है या फिर सभी नियमों का हवाला देकर जांच को ही बोल कर खुद को महफूज कर लेंगे। जबलपुर की शहपुरा तहसील के बिलपठार गांव में 2 साल की मासूम बच्ची अपने घर से अचानक गायब हो गई। घटना गुरुवार सुबह तड़के 4 बजे की है, जब बच्ची अपने माता पिता के साथ घर में सो रही थी। बिलपठार में गाड़ियां सुधारने का काम करने वाले रूपलाल चौधरी और लक्ष्मी की 2 साल की मासूम बेटी हिमांशी अपने माता पिता की सुरक्षा में सो रही थी, लेकिन अचानक सुबह वह घर से गायब हो गई। सुबह करीब 5 बजे जब पिता की नींद खुली तो हिमांशी को कमरे में ना पाकर पहले घर में तलाश किया, फिर आसपास पता साझी की। करीब 2 घंटे तक तलाश करने के बाद भी जब बच्ची का पता नहीं चला तो पुलिस थाने में मासूम के गायब होने की सूचना दी गई। बहरहाल 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीतने के बाद भी हिमांशी का कोई सुराग नहीं मिला है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस के आला अधिकारी गाँव में जमे हुए हैं। वहीं FSL की टीम, क्राइम ब्रांच और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची है, जो बच्ची की तलाश में चारों तरफ छानबीन कर रही है। बहरहाल बच्ची के गायब होने के बाद से अभी तक गांव में किसी भी तरह की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। गांव के लोगों का मानना है कि बच्ची का अपहरण तंत्र मंत्र के लिए किया गया है। प्रदेश में हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। स्थिति को देखते हुए NHM ने जिलों को 1 करोड़ रुपए सौंपे हैं। 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा फंड के तौर पर दिए गए हैं, जिससे कोरोना मरीजों का उपचार सही समय पर हो पाएगा और उन्हें ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। संक्रमित मरीजों के उपचार में सबसे जरूरी ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है। महाराष्ट्र से सप्लाई रोकने के मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CM उद्धव ठाकरे से प्रदेश की सप्लाई जारी रखने की बात कही थी। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुरोध पर केंद्र सरकार की तरफ से रोजाना 50 टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ती खपत को देखते हुए NHM की ओर से जिलों को 1 महीने के लिए 1 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की पहली प्राथमिकता है कि जो भी मरीज हो उसे सही समय पर सही उपचार मिल सके। इसलिए जो फंड मिला है वो न केवल कोरोना मरीजों के लिए यूज हो सकेगा, बाकी जो अन्य मरीज हैं उनकी भी देखभाल और सुविधा इस फंड से उपलब्ध हो सकेगी। कि नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत छदाई गांव का रहने वाला युवक अनिल साकेत पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद था, जिसके बाद अब उसकी रिहाई हुई है और आज MP का रीवा का लाल अपने शहर अपने देश वापस आया है, जिसके बाद गांव में, शहर में, प्रदेश में खुशी का माहौल है। दरअसल वर्ष 2015 में रीवा जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत छदाई गांव का निवासी अनिल साकेत लापता हो गया था, जिसके बाद नज़दीकी थाना नई गढ़ी में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने आशंका जताई थी कि कहीं लापता हो गया है, जिसके बाद वर्ष 2019 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद होने की पुष्टि हुई और परिजनों ने वापसी की गुहार लगानी शुरू कर दी। परिजनों ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से बात की कि अनिल साकेत की रिहाई कराई जाए, जिसके बाद
इसकी आवाज़ को बुलंद करते हुए लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने सदन में यह आवाज़ उठाई थी और अंततः 14 सितंबर को पाकिस्तान ने तकरीबन 111 कैदियों को रिहा किया है। देश के अलग अलग कोने से यह कैदी अपने अपने घर पहुंचे हैं और 14 सितंबर को रीवा ज़िले का MP का लाल अनिल साकेत भी अटारी बॉर्डर पहुंचा, जिसके बाद प्रदेश सरकार अटारी बॉर्डर पहुंचकर अनिल साकेत को राहत दिलाई और उसके घर पहुंचने में हर संभव कोशिश की। रीवा जिले के छदही गांव का रहने वाला अनिल साकेत अब आज घर पहुंच गया है, जिसके बाद खुशी का माहौल है रीवा सहित प्रदेश भर में। देश की उन्नत तोपों में शामिल सारंग अब सेना के हवाले कर दी गई है। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर से 3 सारंग तोपों को आज फ्लैगिंग सेरेमनी के दौरान सेना के हवाले कर दिया गया। एक सादे समारोह में ब्रिगेडियर IM सिंह, कंट्रोलर CQA के मुख्य आतिथ्य में यह फ्लैगिंग समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान कंट्रोलर CQA के श्रीवास्तव, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के महाप्रबंधक अनिल गुप्ता समेत सेना एवं फैक्ट्री के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी में 3 सारंग तोपों को उन्नत कर सेना के हवाले कर दिया गया है और जल्द ही इसकी तैनाती सरहदों में हो सकती है। गौरतलब है कि देश की सबसे ताकतवर तोप धनुष के बाद उन्नत तोपों में गिना जाने वाला नाम सारंग का ही है, जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक की है और अंधेरे में भी यह सटीक निशाना बनाने में अब अपग्रेड हो चुकी है। इसका बैरल 155 mm 45 कैलिबर का है। खास बात यह है कि लंबे समय से इसका परीक्षण भी जबलपुर के LPR रेंज में ही किया जा रहा था और इसका निर्माण व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर समेत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में जारी है। इसके पूर्व सारंग तोप का आई नोट जारी किया गया था और आज वह पल आ गया जब सेना के हवाले इन ताकतवर तोपों को सुपुर्द कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि चीन से जारी तनातनी के बीच सेना के शौर्य को बढ़ाने के लिए सारंग अब तैयार है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने कुल 300 सारंग तोपों को अपग्रेड करने का काम लिया है। इस बीच पहली खेप 180 सारंग गनों की है। फिलहाल VFJ से 3 सारंग गनों की डिलीवरी सेना को दे दी गई है। राजधानी रायपुर में ऑनलाइन ठगी हो या दूसरे तरीके के ठगी के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। आज एक ही दिन में 3 ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें पंडरी थाना क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर 23 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई है। फरसा बहार जसपुर के रहने वाले 10 युवकों को शिकार बनाया गया है और उनसे 23,65,000 रुपए ऐंठ लिए गए हैं। इसी तरीके का दूसरा मामला DD नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पे जो है सामान मंगाने के लिए 5.5 लाख रुपए एक व्यापारी ने जमा कराए थे, मगर उसका सामान नहीं आया, उल्टा उसके साथ ठगी कर ली गई और 5.5 लाख रुपए का चपत लगा दिया गया है। इसी तरीके से राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में भी एक मामला सामने आया है, जिसमें जो है ज़मीन को कागजात रखकर धोखाधड़ी की गई है। एक व्यापारी है जिसने जो है ज़मीन खरीदने के नाम पर कागजात लिए थे और उन कागजातों को जो है नासिक में एक बैंक में बंधक बनाकर जो है रुपए लिए गए और उन रुपयों को ना पटाकर NPA कर दिया गया। इस तरीके से जो है 3 धोखाधड़ी के मामले एक ही दिन में सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पर लगातार धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर रहते हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि राजधानी में धोखाधड़ी के इस तरीके से बढ़ते मामलों से पुलिसिंग हो रही है या फिर पुलिस कहीं ना कहीं जो है इन मामलों को सुलझा पाने में नाकामयाब है और इसके पीछे क्या वजह है। छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश में एक तरह से ब्रेक लग गया है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक किसी भी तरह की बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि जो लोकल सिस्टम है उसके चलते हल्की फुल्की बारिश कहीं पर हो सकती है, लेकिन इसी बीच तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान करके रखा है। पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की वापसी जो है करीबन छत्तीसगढ़ से 14 अक्टूबर तक हो जाएगी। अभी एक तरह से वापसी की जो स्थिति है वो शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि वैसे भी छत्तीसगढ़ में सितंबर के महीने तक ही जो है कि आखिरी दिन तक ही मानसून को माना जाता है। उसके बाद से ये माना जाता है कि मानसून की जो वापसी की जो शुरुआत है वो एक तरह से तेज हो जाती है और 14 अक्टूबर तक के पूरी तरीके से मानसून की विदाई की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। इस बार अगर हम बात करें तो मौसम को लेकर जिस तरह से मानसून को लेकर अंदाजा लगाया गया था या ज़्यादातर दिनों में या तो लगातार बारिश हुई और उसके बाद में अगर हम बात करें तो एकदम से मानसून ब्रेक जैसी स्थिति हो गई थी, जिसके चलते किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ।
छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे कोरोना संक्रमण से मौत के बाद अब जिला प्रशासन के सामने शवों के अंतिम संस्कार को लेके बड़ी चुनौती आन पड़ी है कि राजधानी रायपुर में निजी अस्पताल और शासकीय अस्पतालों से शव लेने और शवों के अंतिम संस्कार को लेके आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है। तो वहीं निजी अस्पतालों से शव को ले जाके ससम्मान अंतिम संस्कार को लेके जिला प्रशासन अपने आप को हाथ खड़े करने की स्थिति में पाती है कि जिला प्रशासन का कहना है कि संसाधनों के अभाव के कारण निजी अस्पतालों से शवों को ले जाके संस्कार करना फिलहाल उनके बस की बात नहीं है। बहरहाल परिजन परेशान है कि उनके घर में मौत होने के बाद भी शवों के संस्कार के लिए प्रशासन उन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि ऐसे भयावह स्थिति के बाद जिला प्रशासन को राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं और कम से कम जीवित व्यक्ति के उपचार के बाद और संक्रमितों के मौत के बाद शवों के संस्कार को लेके क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया जाता है, क्योंकि आज भी राजधानी रायपुर में भी शवों के संस्कार के लेके कई दिनों तक वेटिंग की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में न केवल परिजन भयावह स्थिति में जीने को मजबूर है, बल्कि अस्पतालों के आसपास और जिन मुक्ति धाम में शवों के संस्कार हो रहे हैं वहां के आसपास भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। बहरहाल देखना होगा कि इस गंभीर मसले पे राज्य सरकार क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करती है ताकि कम से कम कोरोना संक्रमितों के मौत के बाद इसका सम्मान उनका अंतिम संस्कार हो सके। कोरबा में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। बावजूद इसके लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन की जो टीम है होम आइसोलेशन के उल्लंघन पर 3 व्यक्तियों पर 1,000 का प्रशासन ने जुर्माना लगाया है। वहीं 24 दुकानदारों पर 5,050 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यदि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो कोरोना संक्रमण को फैलने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब तक कोरबा जिले में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। शिवनाथ नदी में नदी के कटाव को देखते हुए तटबंध का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा 1.5 साल पूर्व कराया गया था। इसमें लगभग 9.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। उसके बाद लगातार देखने को ये मिल रहा था कि इसमें 1.5 साल के बाद ही दरार आना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो मामला है अब उजागर होने लगा है और सिंचाई विभाग की जो लापरवाही है वो भी सामने आने लगी है। यहाँ मेला समिति के लोगों की अपील पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में इसका निर्माण कराया गया था ताकि ये जो ज़मीन है उसका कटाव ना हो सके और मेला मैदान बच सके और जो शिवनाथ नदी है वो उसका फैलाव इन क्षेत्रों पर ना हो सके। इसे लेकर तटबंध का निर्माण कराया गया था। लेकिन स्थिति ये है कि जो दरारें हैं और जो तटबंध है वो अब खराब होने लगा है, उखड़ने लगा है और दरारें दिखने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिंचाई विभाग की जो लापरवाही है वो अब सामने आने लगी है और सिंचाई विभाग का कहना है कि इसमें जांच कराएंगे, दोषी अधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो ये मामला सीधे सीधे ये नज़र आता है कि जो रटा रुटाया जो जवाब है वो अधिकारी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो अब सामने आने लगा है।